जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं मस्त और बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। अपना अर्थमेटिक्स का दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन को मैंने लास्ट के सेशन में स्टार्ट किया था और लास्ट के सेशन में मैंने आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड जो भी बेसिक था पूरे के पूरे बेसिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था और आप लोगों से बोला था कि आपको हर एक की पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना है और आपको हर एक लॉजिक को लिखना भी है और उसका रिवीजन भी करना है। क्योंकि अगर आप बेहतर तरीके से रिवीजन करते हो और अच्छे से हर एक टाइप के कॉन्सेप्ट पर मैक्सिमम लेवल के जो क्वेश्चन बन सकते हैं हर एक टाइप को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपका जो टॉपिक्स है बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रांग हो जाता है और आपको जब भी एग्जाम में उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मिलता है आप विद इन टाइम के अंदर उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो। ये सारी प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग समझ जाओ। अभी अपना जो एक चैंपियन है वो सीआरपीएफ में क्वालिफाई हो गया है और उसको ज्वाइनिंग भी मिल गई है। जस्ट अभी वो पोस्टिंग से अपनी ट्रेनिंग करके आया है तो आपको 1 से 2 दिन के अंदर ही उसका जो कंप्लीट इंटरव्यू है अपने चैनल पे आने वाला है। आप लोगों को पूरी जर्नी वो शेयर करेगा कि किस तरीके से उसने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था और किस तरीके से फिर उसने अपनी जर्नी को कंप्लीट किया है। हर एक पॉइंट पर अपन डिस्कस करेंगे। आप लोगों को समझना है कि अगर आप लोगों को भी कोई अचीवमेंट लेना है, अगर आपको भी अपनी लाइफ में सक्सेस होना है तो किस तरीके से आपको मेहनत करनी पड़ेगी, किस तरीके से आपको अपनी जर्नी कंप्लीट करनी पड़ेगी, आपको कैसे टॉपिक्स को कंप्लीट करना है, किस तरीके से सिलेबस को कंप्लीट करना है, बहुत ही डिटेल में पूरा इंटरव्यू होने वाला है। तो बहुत अच्छे से आप लोगों को देखना है। कल या परसों 2 दिन के अंदर आपको इंटरव्यू मिलने वाला है। बस आप लोग उस जर्नी को इसलिए देखना कि एक स्टार्टिंग से वो लास्ट तक कैसे पढ़ा और किस तरीके से उसने मेहनत की है, कितने टाइम उसने पढ़ा है, सारी प्रॉब्लम्स उसने कैसे फेस की है और आप भी अगर उस प्रॉब्लम से फेस कर रहे हो तो आप कैसे फेस कर पाओगे और कैसे अपनी सफलता में एक चांद को लगा पाओगे। ठीक है, तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आगे के कॉन्सेप्टों को समझेंगे। तो मैंने आपको जो रेशियो है इसके कॉन्सेप्टों को कंप्लीट करवा दिया था और आपको ये क्वेश्चन मैंने दिया था कि आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। तो आपने बहुत अच्छे से समझा भी है और इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में दिया है। तो अब हमें इसको बताने की जरूरत नहीं है, हम बढ़ेंगे आगे। और अगर आपको लगे कि हाँ बताना है तो फिर कमेंट करना, तो मैं इसको भी सॉल्व करवा दूंगा जो एग्जाम्पल मैंने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझेंगे और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हमने आपसे कहा है कि रेशियो का जो बेसिक था वो कंप्लीट हो चुका था। अब हम प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके जो बेसिक है उसको कंप्लीट करेंगे। बात करेंगे प्रोपोर्शन की तो इसको हिंदी में कहते हैं समानुपात। हिंदी में क्या कहते हैं? समानुपात। बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। और इसका जो साइन होता है, डबल रेशियो का साइन अगर एक साथ लगा दिया जाए तो वो साइन किसका बन जाता है? समानुपात का। बात क्लियर है? ये बेसिक सी बात है तो मैं कल के सेशन में ही कंप्लीट कर चुका था, आपको फिर से मैंने एक्सप्लेन कर दी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोपोर्शन है क्या, प्रोपोर्शन की डेफिनेशन क्या है, जिससे हमें पता चलेगा कि ये नंबर, ये जो रेशियो है प्रोपोर्शन में है। तो सबसे पहले आप लोग डेफिनेशन को नोट करोगे। डेफिनेशन क्या है? इफ टू रेशियो आर इक्वल देन दे कॉल्ड प्रोपोर्शन। बात को ध्यान से समझना। मैंने क्या कहा है कि अगर दो रेशियो, हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, यदि दो रेशियो कैसे हो? इक्वल हो, तो हम उन दोनों रेशियो को क्या कह सकते हैं कि वो कैस में है? प्रोपोर्शन, यानी कि समानुपात में है। एग्जांपल से समझो, जैसे मैंने लिखा है यहां पर 5/7, ठीक है, बराबर मैंने यहां पर लिख दिया 15/21। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये दोनों के दोनों जो रेशियो है ये कैसे हैं? इक्वल है। कैसे? अगर आप यहां पर देखोगे 15 और 21, इसका जब रेशियो लोगे तो 3 से ये कंप्लीटली दोनों नंबर डिविजिबल हैं, तो आपका जो रेशियो आ जाएगा वो 5/7 और 5/7 5/7 के बराबर हो जाएगा। बात क्लियर है? तो यहां पर जब दो रेशियो आपके इक्वल हो तो आप क्या कह सकते हो? ये दोनों के दोनों जो रेशियो है ये कैसे हैं? आपके प्रोपोर्शन में है, यानी कि समानुपात में है। तो यहां से आप लोग क्या कह सकते हो कि जो ये 5/7 है ये प्रोपोर्शन में है, समानुपातिक है किसके? 15/7
21, क्या हो जाएगा 15:21। बात क्लियर है? ध्यान से समझो। अगर आपको ये डेफिनेशन और ये जो एग्जांपल है दोनों समझ में आ गए तो फिर देखो यहां से एक नया लॉजिक बनेगा। उस लॉजिक को आप लोगों को बहुत अच्छे से हाईलाइट करके नोट करना है, जैसे मैंने यहां पर हाईलाइट किया है। जैसे ध्यान से देखो, अगर आपको 2:A:B, C:D, ये दोनों कैसे हैं? इक्वल रेशियो हैं। तो यहां से आप कह सकते हो कि A:B प्रोपोर्शन होगा C:D के। साथ ही साथ आप लोग ध्यान से देखना, यहां से एक जो नया लॉजिक बनेगा वो क्या बनेगा? आप यहां पर देखोगे जब इक्वल का साइन होता है तो यहां पर इसको जब सॉल्व करते हैं तो क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहां पर क्या होगा? A इंटू डी क्या हो जाएगा? A इंटू डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? B इंटू सी क्या हो जाएगा? B इंटू सी। तो ये लॉजिक क्या बन गया कि जब भी कोई दो रेशियो प्रोपोर्शन में है तो वहां पर एक कंडीशन अप्लाई हो जाती है। और वो कंडीशन क्या अप्लाई हो जाएगी कि पहले और लास्ट वाले का जो मल्टीप्लाई होगा वो दूसरे और तीसरे का मल्टीप्लाई के बराबर होगा। यहां पर देखो A और D का जो प्रोडक्ट होगा वो C इंटू बी के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ये आपने कहां से निकाला है? ये आपने जो आपको नंबर प्रोपोर्शन में दिए गए थे, जो नंबर आपको इक्वल रेशियो में दिए गए थे, वहां से जब आपने कैलकुलेट किया तो आपको एक कॉन्सेप्ट मिल गया प्रोपोर्शन में कि जो अगर नंबर प्रोपोर्शन में है, जो रेशियो आपका प्रोपोर्शन में है, समानुपात में है, तो वहां पर ए पहले वाले का और लास्ट वाले का जो प्रोडक्ट होगा वो दूसरे और तीसरे टर्म के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया, ये आपका सेकंड हो गया, सॉरी, ये आपका सेकंड हो गया, ये आपका थर्ड हो गया और ये आपका फोर्थ हो गया। तो यहां पर आप कह सकते हो क्या? यहां पर आप लोग बोल सकते हो कि पहले और चौथे का प्रोडक्ट दूसरे और तीसरे का प्रोडक्ट हमेशा कैसा होगा? इक्वल होगा। कब होगा? जब वो रेशियो किस में होगा? प्रोपोर्शन में होगा, यानी कि समानुपात में होगा। ये जो साइन है ये किसका है? समानुपात का। किसका है? प्रोपोर्शन का। तो आपको प्रोपोर्शन का जो बेसिक है वो क्लियर तरीके से समझ में आ जाना चाहिए कि जो समानुपात होता है, जो प्रोपोर्शन होता है, वो दो रेशियो ऐसे होते हैं आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। अगर दो रेशियो इक्वल हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों के दोनों रेशियो किसमें है? प्रोपोर्शन में है। जब दोनों के दोनों रेशियो प्रोपोर्शन में होंगे तो हमें एक कंडीशन मिल जाएगी यहां पर कि पहले और लास्ट का जो प्रोडक्ट होगा वो दूसरे और तीसरे के प्रोडक्ट के बराबर होगा। और कैसे होगा वो मैंने यहां पर आपको बहुत अच्छे से क्लियर तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। बात समझ में आई? एक और कॉन्सेप्ट हमें समझना है, फिर उसके बाद हमें क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। यहां पर हमें समझना है कंपाउंड रेशियो, या हम हिंदी में कहेंगे मिश्रित अनुपात। अब इसका मतलब क्या होता है? सिंपल सा लॉजिक है। जब भी आपको कंपाउंड रेशियो निकालना हो तो वो कैसे निकलेगा? जैसे अगर आपको दो रेशियो 3:5 और 7:9 दिया है और आपसे यहां पर पूछा गया है कि आप कंपाउंड रेशियो निकालो। क्या निकालो? कंपाउंड रेशियो निकालो। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो आपको रेशियो दिया गया है इसी रेशियो का क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। जैसे 3/5 गुणा क्या हो जाएगा? 7/9। और जो आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा? हमारा कंपाउंड रेशियो। 7×3 = 21, ठीक है। या फिर देखो यहां पर 3 से कट जाएगा, ये 3×3 = 9, तो 7/15, ये क्या हो जाएगा? हमारा कंपाउंड रेशियो। बात क्लियर है? एक और कॉन्सेप्ट को समझना है। जैसे मैंने लिखा आपके सामने A:B, और फिर मैं यहां पर बोलूं कि इसका व्युत्क्रम क्या है? व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट, उल्टा, B:A। बात क्लियर है? अगर हमें A:B दिया है तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? B:A। बात क्लियर है? तो ये दोनों बातें आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जानी चाहिए
कि प्रोपोर्शन क्या होता है, प्रोपोर्शन की डेफिनेशन क्या है, प्रोपोर्शन का जो लॉजिक निकलता है वो लॉजिक क्या होता है। अभी तक आपको जो पढ़ाया गया है लास्ट के सेशन में और इस सेशन के अंदर, इन दोनों सेशनों में जो भी आपको कंप्लीट बेसिक बताया गया है, उस बेसिक से रिलेटेड जो भी एग्जामिनर ने क्वेश्चन क्रिएट किए हैं, सबसे पहले हम उन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करेंगे, फिर आगे के लॉजिक्स, आगे के कॉन्सेप्टों को सीखेंगे और आगे के क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इसका आंसर आप लोगों को देना है। जैसे यहां पर दिया गया है 2:5, 5:11 और 33:8, इसका आपको कंपाउंड रेशियो निकालना है। तो कंपाउंड रेशियो का मतलब क्या होता है, सीधा सीधा रेशियो का गुणा करना। तो यहां पर देखो 2/5 गुणे 5/11 गुणे 33/8। यहां पर देखोगे 5 से 5 कट जाएगा, 11 से 33 3 बार कट जाएगा, 2 से 8 4 बार कट जाएगा, तो रेशियो निकल के क्या आ जाएगा 3:4। 30 सेकंड से कम का ही ये क्वेश्चन है, और अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाते हो तो 5 सेकंड में इसका आंसर आप लोग निकालोगे और सारी कैलकुलेशन को आप माइंड में ही कर दोगे। बात समझ में आई? तो ऑप्शन नंबर हमारा ये क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर। देखो जो भी अभी तक आपको पढ़ाया गया है, चाहे परसेंटेज में हो चाहे रेशियो में हो, आपको जो भी पढ़ाया गया है आप कंटिन्यू तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट का, हर एक थ्योरम का, हर एक लॉजिक का और हर एक अप्रोच को मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करते हो, तो आप इस बात पर बहुत अच्छे से बिलीव करना कि आप एक एग्जाम के लिए इतने अच्छे तरीके से, स्ट्रॉन्ग तरीके से प्रिपेयर होने वाले हो कि आप हर एक क्वेश्चन को विद इन टाइम के अंदर सॉल्व करके आओगे और हर एक एग्जाम में रैंक के साथ आप लोग सिलेक्शन लोगे। लेकिन अगर आप लोग पढ़ने के बाद उसका रिवीजन नहीं कर रहे हो, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो फिर पॉसिबल ही नहीं है कि आप किसी एग्जाम में सेलेक्ट हो जाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको माइंड में समझ में आ जाए कि अगर आपको सफल होना है, अगर आपको किसी जॉब में सिलेक्ट होना है, तो उसके लिए आपको हर एक दिन जो भी लास्ट में पढ़ाया गया है उसका कंप्लीट रिवीजन आपको करना पड़ेगा। और अगर आप रिवीजन करते हो तो ही आप किसी एक एग्जाम को क्लियर कर पाओगे, सिलेक्शन को ले पाओगे, वरना आप रिवीजन के बगैर किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई तक भी नहीं कर पाओगे और ना ही सिलेक्शन ले पाओगे। तो सिंपल सी बात है, उसको आप लोग समझ लीजिए और उस पर आप लोग काम कीजिए, क्योंकि यही तरीका है कि आप दिन में 8 घंटे पढ़ रहे हो कि 10 घंटे। बाकी अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, आप अच्छे से क्वेश्चनों की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो आप कैसे कहते हो कि हम 8 घंटे पढ़ेंगे कि 10 घंटे पढ़ेंगे। सबसे पहले तो पढ़ने का मटेरियल, पढ़ने की प्रोसेस आप लोगों को पता होनी चाहिए, तभी आप उसमें टाइम को लगा पाओगे। जब आप लोगों के पास वो तरीके ही नहीं होंगे कि हमें पढ़ना क्या है और किस तरीके से पढ़ना है, तो आप किसमें वो टाइम लगाओगे? फिर तो आप केवल और केवल किताबों को देखने में ही अपना टाइम एडजस्ट करोगे, बाकी आपके माइंड में कुछ जाएगा नहीं। ठीक है, तो मेहनत से पढ़ने के लिए आपको तरीके बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो पता हो। तो पता आपको सारी चीजें मैं बता ही रहा हूं कि आप लोगों को जो पढ़ाया जा चुका है उसका सबसे पहले आपको डेली रिवीजन करना है। कितना भी सिलेबस आप लोग कंप्लीट कर चुके हो उसका एक रूटीन बनाओ, डेली उसको रिवाइज करने की कोशिश करो, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो। आपको इतना इंप्रूवमेंट मिलेगा उससे कि आप खुद उन लॉजिकों को सर्च करने में लग जाओगे, आपको खुद से वो लॉजिक हिंट होने लगेंगे जिनसे एक टीचर आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करता है। क्योंकि हम लोगों को ये लॉजिक, ये कॉन्सेप्ट कहीं और से नहीं आते हैं। जब हम मल्टीपल डाटा पर काम कर रहे हैं, मल्टीपल क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई अदर क्वेश्चन नहीं जो अभी रिलेटेड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को जब हम मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें पता चलता है कि अब इस लेवल के क्वेश्चन एक एग्जामिनर क्रिएट कर सकता है, हमें स्टूडेंट्स को इस तरीके का कंटेंट प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। तो वो प्रोसेस प्रैक्टिस से होती है। अब चाहे वो स्टूडेंट प्रैक्टिस करे चाहे टीचर प्रैक्टिस करे, अगर टीचर कंटिन्यू तरीके से एक सिलेबस पर पकड़ बना के चल रहा है तो ही वो अपने स्टूडेंट को प्रोवाइड करवा पाएगा। अगर वो स्टूडेंट को कुछ डाटा प्रोवाइड करवा रहा है तो बिना प्रैक्टिस के नहीं करवा सकता। ये बात बिल्कुल रियल है, बात समझ में आई? और अगर आप लोग सोचते हो कि अगर आपको कोई सिलेक्शन की उम्मीद है तो वो केवल और केवल प्रैक्टिस रिवीजन पर डिपेंड है कि आप कितने रिवीजन कर रहे हो, कितना प्रैक्टिस कर रहे हो, तभी जाके अगर आपका रिवीजन और प्रैक्टिस स्ट्रांग है तो ही आप किसी एग्जाम को क्लियर कर पाओगे। तो बात बहुत अच्छे से समझ में आपको आ जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, ध्यान से देखो। यहां पर आपको रेशियो दिया गया है और आपसे कंपाउंड रेशियो पूछा गया है। क्या दिया गया है कि x रेशियो बाई जेड, बाई रेशियो जेड एक्स और जेड रेशियो एक्स बाई अनुपातों के व्युत्क्रमणी, मैंने व्युत्क्रम बता दिया आपको, रिवर्स रेशियो, इनवर्स रेशियो, ठीक है, अनुपातों का मिश्र अनुपात आपको निकालना है। तो सबसे पहले तो आप क्या काम करो, जो आपको रेशियो दिया गया है उसका इनवर्स रेशियो निकालो। इनवर्स रेशियो का
अगर x रेशियो बाई जेड दिया है तो क्या हो जाएगा, बाई जेड अपॉन में क्या हो जाएगा x, और मिश्र के लिए मिश्र रेशियो निकालना है, कंपाउंड रेशियो निकालना है तो इनटू करना है। दूसरा रेशियो जेड एक्स अपॉन क्या हो जाएगा बाई, इंटू एक्स बाई अपॉन क्या हो जाएगा जेड। देखो एक्स बाई से जी एक्स बाई कैंसिल हो गया, एक जेड से जी एक्स जेड एक जेड कैंसिल हो गया, तो बचा क्या है एक्स बाई जेड, और नीचे क्या बचा है 1। तो रेशियो क्या आ जाएगा एक्स बाई जेड अपॉन 1। ऑप्शन नंबर बी यहां पर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बात क्लियर है, कोई समस्या तो नहीं है, बहुत सिंपल है। लॉजिक समझ में आ जाए, कॉन्सेप्ट समझ में आए तो फिर आप शानदार तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यहां पर देखो क्या बोला गया है, यहां पर बोला गया है कि ये जो नंबर है देखो यहां पर प्रोपोर्शन का साइन है। ठीक है, ये नंबर आपके प्रोपोर्शन में है तो आपको एक्स की वैल्यू निकालना है। तो देखो कैसे निकालोगे, तो मैंने आपसे बोला है कॉन्सेप्ट में कि पहले और लास्ट का मल्टीप्लाई, दूसरे और तीसरे का मल्टीप्लाई कैसा होगा, इक्वल होगा। यानी 36 इंटू 63 इक्वल टू 81 इंटू एक्स। यहाँ पर देखो 9 से काटोगे 9 नम 81 और 9 7 63, 9 चौके 36, 4 सत्ते 28, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28। 5 सेकंड का काम है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, आगे भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। कॉन्सेप्ट देखो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया था, जो कॉन्सेप्ट बताया है उसी कॉन्सेप्ट से आपको क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी करवा रहा हूं। तो सारा का सारा वही आपको पढ़ाया जा रहा है जो एक एग्जाम ऑथेंटिक है, एग्जाम में पूछा गया है और आगे पूछा जा सकता है, वही कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। वो सभी के सभी कॉन्सेप्ट, वो लॉजिक आपको सिखाने की कोशिश की जा रही है जिससे आपको एक अचीवमेंट मिल जाए, आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाओ। ठीक है, बस आपको एक बिलीव के साथ पढ़ना है, कंटिन्यू पढ़ना है। ठीक है, आपको अपनी कंटिन्यूटी बिल्कुल नहीं तोड़ना है। जिस दिन आपको सेशन नहीं मिल रहा है उस दिन कोशिश करना है कि आप पूरा जो पढ़ाया गया है उसका रिवीजन कर लो। ठीक है, लेकिन जो पढ़ने के मन से नहीं है, वो केवल मनोरंजन के रूप में अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो वो तो केवल एक ही शिकायत करता रहेगा, सर आपके सेशन स्किप होते हैं, आप कंटिन्यू नहीं रह पा रहे। तो उसके पीछे मैंने आपको मजबूरी बता दी है कि मैं बहुत कोशिश करता हूं कि आप लोगों को कंटिन्यू सेशन मिले, लेकिन कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम अभी सामने आ रही है जिससे आपको सेशन नहीं मिल पाते। लेकिन ये प्रॉब्लम ज्यादा टाइम की नहीं है, क्योंकि मैंने आपसे बोला है कि मैं एक बहुत अच्छे से लाइब्रेरी और एक ऑफलाइन कोचिंग सेंटर और एक स्टूडियो, सारी चीजें प्रोसेस चल रही है, कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, और जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे आपकी सारी प्रॉब्लम सोल्व होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, यदि ये पूरे के पूरे जो रेशियो है प्रोपोर्शन में है तो आपको बाई की वैल्यू निकालना है। तो यहां से अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पहला और लास्ट का मल्टीप्लाई, इसका और इसका मल्टीप्लाई कैसा होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ बाई इंटू 28 इक्वल होगा किसके, 98 इंटू 98। आप ध्यान से देखो, यहां इसको सॉल्व करेंगे, 14 दूनी 28 और ये 14 सत्ते 98, 2 से काटेंगे जी 49 बार, और 7 नम 63 3 और 7 चौके 28, 28 और 6 कितना हो जाएगा आपका 34, कितना हो जाएगा 34, यानी कि 343। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। बात क्लियर है, कोई समस्या, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो, यहां पर क्या बोला गया है, ये नंबर आपके प्रोपोर्शन में है तो आपको बाई की वैल्यू निकालना है जब बाई की वैल्यू 0 से कैसी हो, बड़ी हो। कोई बात नहीं, आप सिंपल तरीके से लॉजिक याद है, लॉजिक पता है, आप इसको निकाल सकते हो। कैसे, यहां फर्स्ट और लास्ट 180 गुणे 245 बराबर किसकी, बाई गुणे बाई, यानी 22 बाई की। ठीक है, ध्यान से देखो, आप यहां पर क्या कर सकते हो, अगर ध्यान से देखोगे तो इसको 5 से काटोगे तो इसको 245 को 5 गुणे क्या लिख सकते हो, 49 लिख सकते कि नहीं लिख सकते। यानी 245 को 5 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 49, यानी 5 गुणे 49 यानी 245, 49 पंचे 245। आप ध्यान से देखो, आपको रूट लेना है, बाई की वैल्यू निकालना है तो रूट लेना पड़ेगा तभी ये पावर खत्म होगी। तो देखो 18 पंचे 90, 90 यानी 900, 900 का क्या हो जाएगा 30 और 49 का क्या हो जाएगा 7, और ये किसके बराबर हो जाएगा बाई के। क्या कर लिया, इसका रूट ले लिया। ठीक है, क्या कर लिया, इसका रूट ले लिया। बात समझ में आई, यहां पर लिख लो 5 गुणे 49।
और जब आपने रूट लिया तो कितना आ गया 210, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 210। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं और एक स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चनों में भी कहता है कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। इस एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 11 फेज 11 का जो 2023 में पेपर हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन था। बहुत अच्छा एग्जाम है ये। फेज में दो तरीके के, फेज 10 और फेज 12 और एक ग्रेजुएशन, तीन तरीके के फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं। आप लोग जरूर अप्लाई करना, इसमें भी अच्छी खासी वैकेंसीज आपको दी जाती हैं। लगभग 2000 प्लस वैकेंसीज होती हैं हर एक एग्जाम में। तो अगर आप लोग देना चाहो तो इनको भी फिल करना एसएससी सीजीएल के अलावा, ठीक है। सीजीएल सबसे टॉप लेवल की पोस्टों को फिल करता है, उसके अलावा आपसे सीएचएसएल, एमटीएस, फेज 11, फेज 12, फेज ग्रेजुएशन, ये भी एग्जाम ऐसे हैं जिनको आप दे सकते हो। और एग्जाम को जितना ज्यादा दोगे उतना बेस्ट रहेगा। आप अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस लेकर के किसी पोस्ट पर सिलेक्ट हो सकते हो, ठीक है। यहां पर देखो क्या दिया गया है, कॉन्सेप्ट सही है, कॉन्सेप्ट तो आप समझ सकते हो, लेकिन यहां पर कैलकुलेशन बहुत तगड़ी दे दी। यहां पर 2145 है, 3003 है, 42 है, और यहां पर फिर से आपको देखो कैलकुलेशन कितना बड़ा नंबर दे दिया है। और इतने बड़े नंबर का अगर हम कैलकुलेशन करने के लिए बैठ जाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो फिर यहाँ पर एग्जामिनर कुछ ना कुछ लॉजिक छोड़ के जरूर जाता है, और उस लॉजिक को ही हमें पहचानना पड़ता है। और वो लॉजिक हम कब पहचान पाते हैं, जब हम अच्छे से क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करते हैं, कॉन्सेप्टों का रिवीजन करते हैं, मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस रिवीजन करते हैं, तभी वो हमें लॉजिक पहचान में आती है। जैसे यहाँ पर हम बात करेंगे तो प्रपोर्शन का जो कॉन्सेप्ट कहता है कि पहला और लास्ट का मल्टीप्लाई, दूसरा और तीसरे का मल्टीप्लाई कैसा होगा, इक्वल होगा। जब हमें लॉजिक पता है तो यहां से हमने देखा कि जब हम इस नंबर का और इस नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और 2 यूनिट डिजिट पर है, यानी कि कहीं ना कहीं इकाई के अंक पे हमारा 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहां पर भी हम जब मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों नंबर का तो यूनिट डिजिट पर जो भी नंबर आएगा वो 0 आना चाहिए, यानी x की जो भी वैल्यू होगी उसके यूनिट डिजिट पर 0 होगा, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई जब 3 में करेंगे तभी इकाई के अंक पर क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आप लोग इस बात को समझ पाए? तो मैंने यहां पर पता कर लिया कि x के इकाई वाले अंक पर जो नंबर है वहां पर 0 होना चाहिए। अगर यहां पर x की वैल्यू के इकाई के अंक पर 0 है तो यहां पर भी 0 रखेंगे। तो यहां पर देखो 4 और 0, क्योंकि x इंटू आपका क्या है यहां पर 11704, ये बराबर होना चाहिए 2508 इंटू बाई की। हमें बाई की वैल्यू निकालना है, और x की वैल्यू जो है उसका इकाई का अंक हमें पता है क्या है, 0 है। और 0 का मल्टीप्लाई इकाई के अंक 4 में करेंगे तो यहाँ पर इकाई का अंक 0 ही बनेगा। क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो यहाँ 8 में एक ऐसा नंबर इकाई के अंक पर होना चाहिए बाई का जो गुणा करने पर 0 बना दे। और बाई की जो आपको वैल्यू दी गई है इनमें केवल और केवल 0 140 में है, जो 8 में मल्टीप्लाई करने पर बाई के इकाई पर 0 बनाएगा। यानी यहां पर बाई की जो वैल्यू होगी वो केवल एक ही नंबर हो सकती है, 140। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। यानी कि बिना कैलकुलेशन किए, पूरी प्रोसेस को स्किप किए हुए भी हम 5 से 10 सेकंड में अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन जो लॉजिक एक एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन के अंदर छुपाया है उस लॉजिक को आप लोग पहचान जाओ। लेकिन उस लॉजिक को पहचानने में आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस के साथ साथ कॉन्सेप्टों का रिवीजन भी करना पड़ेगा, तभी जाके ये पॉसिबल है। बात क्लियर है? सारी चीजें समझ में आई? किसी को परेशानी तो नहीं हो रही है? फिलहाल अभी तक अगर आपने मेहनत से पढ़ा है, परसेंटेज कंप्लीट टॉपिक अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, तो अब आपको इंटरेस्ट बढ़ रहा होगा हर एक टॉपिक में। हर एक कॉन्सेप्ट को समझने में आपका पूरा मन लगता होगा और आप मेहनत से उसको पढ़ने की कोशिश करते होंगे, क्योंकि पूरी एनर्जी के साथ, पूरी मेहनत के साथ मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है क्या है, और अगर आपसे नहीं बनेगा तो फिर आप लोगों को कमेंट में ये भी बताना है कि सर इसको सॉल्व करवा दीजिएगा। और आप किस अप्रोच से करते हो, किस तरीके से करते हो, वो सारी अप्रोच आपको कमेंट में बताना है। और अगर आप नहीं बताओगे तो फिर मैं इसको नेक्स्ट सेशन में सॉल्व भी करवा दूंगा। ठीक है, बात समझ में आई? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां पर एक और लॉजिक समझो, जैसे ध्यान से देखो। इफ
A/B इक्वल टू 3/4। एग्जामिनर आपको एक रेशियो देता है और फिर आपसे पूछता है 5A माइनस 4B अपॉन 6A प्लस 7B। एग्जामिनर आपको एक रेशियो देता है और रेशियो ही पूछता है, आपको एक रेशियो देता है और रेशियो ही पूछता है, क्योंकि यहां पर देखो रेशियो दिया है और रेशियो ही पूछा गया है। और आपको रेशियो देकर रेशियो ही पूछा जाए तो आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, यहां पर ए की वैल्यू को जो उसके सामने दी गई है वो वैल्यू रख देना, बी के सामने जो वैल्यू दी गई है वो रख देना। लेकिन कब रखना है, जब जो रेशियो दिया है इसमें जो वेरिएबल है, बहुत ध्यान से सुनना, अगर रेशियो देकर के रेशियो ही आपसे पूछा जाए और रेशियो में आपको जो पावर है वो सेम पावर में हो, जैसे यहां पर जो वेरिएबल है देखो वेरिएबल में सभी की पावर 1 है, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, जो रेशियो में आपको वैल्यू दी गई है उनको डायरेक्ट पुट कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे यहां पर एक की वैल्यू को 3 रख दो तो क्या हो जाएगा आपका 15, 3 गुणे 15 और 4 गुणे 4 यानी कि 16। रेशियो क्या हो जाएगा आपका, 3 छक्के यहां पर 18, ठीक है, और 4 सत्ते 28। क्या देखो 16 में से 15 जाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा और यहाँ पर 8 16 और 2 3 4 46, यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर -1/46। बात क्लियर है कि नहीं। लेकिन अगर आपसे एग्जामिनर इस तरीके से दे दे 5A² माइनस 4B अपॉन 6A प्लस 7B और आपसे कहे कि इसका आंसर क्या होगा, तो आप लोगों को इस कंडीशन में डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं करना है, इसका आंसर आप कैन नॉट बी डिटरमाइंड, आप इसका आंसर नहीं निकाल पाओगे। आप क्यों नहीं निकाल पाओगे उसको और समझो। जैसे यहां पर ध्यान से देखो कि जब भी हम रेशियो को हटाते हैं, जब भी हम रेशियो को हटाते हैं किसी एक फिक्स वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैंने मान लिया 3x, तो b की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 4x। आप ध्यान से समझना, यहां पर देखो पुट करो 5 गुणे a की वैल्यू को 3x, ठीक है, माइनस 4 गुणे b की वैल्यू को 4x रेशियो 6 गुणे 3x प्लस 7 गुणे 4x। आप ध्यान से देखो, ध्यान से अगर आप लोग देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहां पर देखो ऊपर x तो आपका कॉमन आ जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा 15 माइनस 16 और यहां पर आप लोग नीचे देखो x कॉमन आ जाएगा, 6 तिया 18 प्लस 7 चौके 28, यहां x से x कट जाएगा तो आपका यहां पर क्या निकलेगा माइनस का 1/46, क्या निकलेगा 1/46। यानी कि जो भी वेरिएबल है अगर पावर सेम है तो वहां पर वेरिएबल कॉमन होके क्या हो जाता है, कट जाता है, और जब वेरिएबल कट जाता है तो फिर हमारा आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसलिए हमें अगर रेशियो देके रेशियो ही पूछा गया है और जो पूछा गया है उसमें जो आपके वेरिएबल हैं वो वेरिएबल पूरे के पूरे एक सेम पावर में है, सेम घात में है, तो आप डायरेक्ट वैल्यू को पुट करके आंसर निकाल सकते हो, आपके आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपकी पावर सेम नहीं है, जैसे यहाँ पर a की पावर 2 है, यहाँ a की पावर 1 है, यहाँ b तो सेम है लेकिन a की पावर अलग अलग है, तो यहाँ पर देखो अगर वैल्यू को पुट करोगे तो फिर आपका आंसर नहीं निकलेगा। जैसे यहाँ पर 5 गुणे 3x का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे b की पावर 4x अपॉन में यहाँ पर देखो आप 6 गुणे क्या हो जाएगा आपका 3x प्लस 7 गुणे 4x। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ जाना है और सभी जगह x है तो वहां पर आपका पूरा नहीं कटेगा, x कहीं ना कहीं बच जाएगा और जब x बच जाएगा तो आपकी वैल्यू नहीं निकल पाएगी। तो आपको वो बात समझ में आ गई कि कहां पर आपको वैल्यू को डायरेक्ट पुट करना है जब रेशियो देकर रेशियो पूछा जाए और कहां पर आपको पुट नहीं करना है। बात क्लियर है। तो यहां पर आपको दोनों लॉजिक समझ में आ जानी चाहिए कि जब रेशियो देकर रेशियो पूछा जाए तो हमें करना क्या है और कैसे निकालना है। जैसे आप लोग देखो इस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया था कि बी रेशियो ए बराबर 0.7 और रेशियो निकालना हो तो देखो पॉइंट से जी कट जाएगा तो नीचे क्या आ जाएगा 10, यानी ए की जगह पर अगर आप 10 रखोगे और बी की जगह पर 7 और यहां पर देखो यहां पर जो आपसे पूछा गया है रेशियो में उनकी पावर कैसी है, इक्वल है, सेम पावर में है, तो यहां पर देखो ए की जगह पे आप लोग क्या रख दो 10
और बी की जगह पर 7, तो 10 में से 7 जाएंगे, 3 बचेंगे, और 10 प्लस 7 यानी 17, और प्लस क्या हो जाएगा 11/34। एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 34 आ जाएगा, 17 दूनी 34, 3 दूनी 6 प्लस 11, तो 17/34 या 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा 0.5। और ऑप्शन नंबर सी यहां पर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बात क्लियर है, कोई समस्या? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे यहां पर देखो A/B आपको दिया गया है 3/2 और आपसे पूछा गया है 5A + 2B अपॉन 3A + 4B। यहां पर देखो सभी की पावर कैसी है, सेम है, और जब पावर सेम है तो हम रेशियो देकर, रेशियो पूछा जाए तो हम डायरेक्ट वैल्यू को पुट करेंगे। ए की जगह पर 3 तो 15 हो जाएगा, प्लस बी की जगह पर 2 रखेंगे तो जी 4 हो जाएगा, और यहां पर देखो ए की जगह पर 3 तो 9 और बी की जगह पर 2 तो 8, ठीक है, तो 19 रेशियो कितना हो जाएगा 17। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी करेक्ट आंसर। बात क्लियर है, कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। आज हम ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें थोड़ी कैलकुलेशन है। मैं आपसे इस बात को समझना चाहता हूं कि आपको जो परसेंटेज में कैलकुलेशन करने की जो अप्रोच सिखाई गई है, क्या उन अप्रोच का आप ऐसे क्वेश्चनों में फॉलो कर पा रहे हो? क्या आपको वो अप्रोच याद है? इसलिए मैंने इस कैलकुलेटिव क्वेश्चन को छोड़ दिया है और एक क्वेश्चन मैंने और छोड़ा है। इन दोनों के आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है, बेटर तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन देना है, कमेंट में जरूर बताना है कि आप किस तरीके से उसको सॉल्व कर रहे हो। तो आज के सेशन में मैंने आपको जो पढ़ाया है उस पूरे पढ़े हुए को, पूरे कॉन्सेप्टों को आपको अच्छे से क्या करना है, रिवाइज करना है, नोट्स करना है और अच्छे से प्रैक्टिस करके आना है। जी आपको लास्ट के सेशन में पढ़ाया गया था कि रेशियो क्या है, रेशियो के पूरी बेसिक को कंप्लीट करवाया था। फिर उसके बाद मैंने आपको जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे उनको एक्सप्लेन किया था। फिर आज के सेशन में मैंने आपको प्रोपोर्शन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है उसको एक्सप्लेन किया है, उन कॉन्सेप्ट को समझाया है। फिर मैंने आपको क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी करवाई है और बीच में एक कॉन्सेप्ट और बताया है कि जब रेशियो देकर के रेशियो पूछा जाए तो आपको किस तरीके से आंसर निकालना है। तो उम्मीद है जो भी आपको पढ़ाया गया है पूरा का पूरा बेहतर तरीके से समझ में आया होगा और आप अच्छे से उसको क्या करोगे, प्रैक्टिस और रिवीजन करके आओगे। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और जल्द ही आपको एक इंटरव्यू मिलने वाला है जो अपनी जर्नी का सबसे पहला सिलेक्शन होने वाला है और बेटर तरीके से उसने परफॉर्मेंस किया है और सीआरपीएफ में अपनी ज्वाइनिंग की है। उसकी पूरी कहानी को जानेंगे, पूरे इंटरव्यू को समझेंगे कि किस तरीके से जर्नी स्टार्ट की जाती है और किस तरीके से उसको कंप्लीट की जाती है, आप किस तरीके से उसको फॉलो करोगे, आप कैसे अपनी अचीवमेंट को हासिल करोगे, ये सारी बातें हम समझेंगे, सभी बातों को ध्यान से सीखेंगे और एक सिलेक्शन को जरूर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।